4 components P, Q, R, S are produced by a toy company. एक टॉय कंपनी है, वो 4 तरह के कंपोनेंट्स बना रही है, P, Q, R, S. अच्छा, हमारे पास नीचे जो टेबल मौजूद है उसमें 3 तरह का डेटा मौजूद है. एक डेटा मुझे मिनट्स बता रहा है कि जनाब वो कंपोनेंट कटिंग में 4 मिनट ले रहा है, ग्राइंडिंग में 5 मिनट ले रहा है और पॉलिशिंग में 6 मिनट ले रहा है. ठीक है, मतलब एक डेटा टाइम टेकन से रिलेटेड है. फिर एक डेटा कॉस्ट इन सेंट्स पर मिनट, मतलब आपको सबसे नीचे जो वैल्यू नजर आ रही है 12, 15 और 24, ये आपको कॉस्ट बता रही है एक कंपोनेंट की पर मिनट, कि पर मिनट कितने सेंट लग रहे हैं एक कंपोनेंट को बनाने में. और सीधे हाथ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तुम्हें जो वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये वैल्यूज तुम्हें बेसिकली ऑर्डर्ड के बारे में बता रहे हैं कि जनाब कुछ कंपोनेंट्स ऑर्डर किए गए और उन कंपोनेंट्स की क्वांटिटी कितनी है. तो कंपोनेंट P की क्वांटिटी 60 है, कंपोनेंट Q की क्वांटिटी 80 है, कंपोनेंट R की क्वांटिटी 90 है और कंपोनेंट S की क्वांटिटी 80 है. तो ये 3 तरह का डेटा इस वक्त तुम्हारे सामने क्वेश्चन में मौजूद है. फिर से रिपीट कर दूं, एक तुम्हारे पास टाइम टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस मौजूद है, दूसरा तुम्हारे पास ऑर्डर्ड ऑफ कंपोनेंट मतलब 60, 80, 90 और 80 मौजूद है, तीसरा तुम्हारे पास कॉस्ट इन सेंट्स पर मिनट मौजूद. इसमें तुम्हें 3 तरह के डेटा नजर आएंगे. तीनों तरह के डेटा को हाईलाइट कर देते हैं. ये तुम्हारे पास पहला डेटा है, दैट शोज द टाइम टेकन. ये तुम्हारे पास दूसरा डेटा है, दैट शोज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. और ये तुम्हारे पास तीसरा डेटा है, दैट शोज द प्राइस या कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट. ठीक है, अब पार्ट 1 की तरफ चलते हैं. पार्ट 1 क्या कह रहा है जनाब, राइट डाउन 2 मैट्रिसेस सच दैट द एलिमेंट्स ऑफ देयर प्रोडक्ट. आपने 2 मैट्रिक्स बनाने, फिर उनको मल्टीप्लाई करना. उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आने चाहिए वो कंपोनेंट P, कंपोनेंट Q, कंपोनेंट R और कंपोनेंट S की कॉस्ट होनी चाहिए. तो मुझे ये बताओ कि मैं इन तीनों डेटा में से कौन से 2 डेटा को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, 4 को 60 से. अरे यार, पहले ये बताओ किस डेटा को किससे मल्टीप्लाई करा, 4 को 60 से. अब अगर तुम 4 को 60 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पहली बात तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो नहीं सकते क्योंकि इनके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर है. दूसरी बात, उसने तुमसे ऑर्डर के बारे में तो पूछा ही नहीं है. उसने तुमसे पूछा है कि जनाब हर प्रोसेस को परफॉर्म करने में कितना टाइम, कितने पैसे लग रहे हैं, कितनी कॉस्ट आ रही है. तो ये बात यहां पर समझो कि अगर तुम प्रोसेस को नंबर ऑफ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो तुम्हारे पास कॉस्ट की वैल्यू तो आएगी नहीं, तुम्हारे पास तो टाइम टेकन आ जाएगा. तो तुम्हारे पास यहाँ 3 तरह का डेटा मौजूद है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो तुम्हारे पास पहला डेटा मौजूद है ये प्रोसेस का डेटा है, मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहा है. ठीक है, ये वाला डेटा तुम्हारे पास कॉस्ट का डेटा है, मतलब ये तुम्हें कॉस्ट की वैल्यू बता रहा है. और ये डेटा तुम्हारे पास ऑर्डर का डेटा है कि जनाब एक कंपोनेंट के कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए, कि हमें कितने पार्ट बनाकर भेजने. तो अब बताओ इन तीनों डेटा में से कौन सा डेटा हमें, कौन से 2 डेटा हमें आपस में मल्टीप्लाई करवाना है. ये तो कंफर्म हो गया कि अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो जो पहला डेटा हमें मल्टीप्लाई करवाना होगा वो लाजमी तौर पर ये वाला होगा क्योंकि कॉस्ट हमें इससे ही पता चल रही है. ठीक है, हर मिनट के ऊपर हर टॉय की प्रोसेस में कितना डॉलर या कितने सेंट कंज्यूम हो रहे हैं वो हमें इस वाले टेबल से पता चलेगा. तो ये तो लाजमी मल्टीप्लाई होगा. लेकिन ये दूसरा कौन से डेटा से मल्टीप्लाई होगा, अभी वो तुमसे कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, वो तुमसे ऑर्डर की बात नहीं कर रहा कि 60 कंपोनेंट P के 80 कंपोनेंट Q के. तो किससे मल्टीप्लाई करवाओगे. हाँ भाई मुझे जल्दी बताओ क्या सर? यार, तुमने इतनी देर से बात नहीं सुनी क्या मेरी. सुने, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैंने तो ये सुना है ये ऑर्डर है और ये वो है मैंने कॉस्ट तुमसे है. ये कहा है कि भाई हमारे पास 3 तरह के डेटा मौजूद है. एक डेटा में हमें कॉस्ट पता चल रही है जो कि इस वक्त हाईलाइटेड है, 12, 15 और 24. हम्म.
फिर दूसरा डेटा हमारे पास ये मौजूद है जो कि हमें टाइम टेकन फॉर एनी प्रोसेस के बारे में बता रहा है कि जनाब अगर मैं पार्ट पी की बात कर रहा हूँ तो पार्ट पी कटिंग में 4 मिनट कंज्यूम कर रहा है, ग्राइंडिंग में 5 मिनट कंज्यूम कर रहा है और पॉलिशिंग में 6 मिनट कंज्यूम कर रहा है, मतलब ये टाइम टेकन है। और ये मेरे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई एक कंपनी ने हमें ऑर्डर दिया है कि पार्ट बी हमें 60 चाहिए, पार्ट क्यू हमें 80 चाहिए। तो अभी हमसे वो बोल रहा है कि आपका प्रोडक्ट हमें ये बता दे कि हम जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हर कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है, सिंगल कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये जो पहला वाला है ना, नंबर ऑफ मिनट्स फॉर पी, ये हम्म, 15 से होगा। ये 15 से या 12 से? मतलब तुम कह रहे 15 हो, आ रहा है ना। आप गलत कह रहे हो ना, मतलब तुम अभी भी गलत कह रहे हो। ये इस तरीके से होगा भाई, देखो मेरे पास पहला मैट्रिक्स किस फॉर्म में है ये समझ लो पहले तो। पहली वैल्यू है मेरे पास 4 5 6 3 6 3 6 7 5 8 6, और अगर मैं एक वैल्यू ऐड करूं तो ये हो जाएगा 6 4 5। ये मेरे पास पहला मैट्रिक्स आ गया। जो दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास मौजूद है उसको मैं किस तरीके से लिखूं कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए, बस ये ध्यान में रखना मुइज कि तुमने जो पहला मैट्रिक्स बनाया है इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, तो उस मैट्रिक्स में लाजमी तौर पर 3 रोज होनी चाहिए, जब ही ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वरना ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो बताओ जो तुम्हारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, मतलब 12 15 और 24 को तुम किस फॉर्म में लिखोगे? 3 कॉलम की फॉर्म में लिखोगे या 3 रोज की फॉर्म में लिखोगे? कॉलम। बेटा अगर कॉलम की फॉर्म में लिखोगे तो फिर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि हमने जो पहला मैट्रिक्स लिखा है उसमें कितने कॉलम है पहले तो मुझे ये बताओ। 3। 3। इसका मतलब जो दूसरा मैट्रिक्स अब मैं लिख रहा हूं उसमें लाजमी तौर पर 3 रोज होनी ही चाहिए, वरना मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं सकती। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, ये बात याद आ रही है? तो इसका जी। मतलब मुझे अगर यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना है तो वो लाजमी तौर पर 3 रोज अपने अंदर रखता हो, 12 15 और 24। अब समझ आई ये बात? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि अगर मैं इसको 3 रोज की फॉर्म में नहीं लिखता, 3 कॉलम की फॉर्म में लिख देता, तो बेटा ये दोनों आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि पहले मैट्रिक्स में मेरे पास 3 कॉलम मौजूद है, एक कॉलम 4 से स्टार्ट हो रहा है, एक कॉलम 5 से स्टार्ट हो रहा है, एक कॉलम 6 से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरे मैट्रिक्स में मेरे पास 3 रोज मौजूद है, एक 12 की रो, एक 15 की रो और एक 24 की रो। ये समझ में आया आप? जी। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो जल्दी से। 4 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 12 12। चलो स्टार्ट करो। 4 multiplied by 12 is 4 equals to 48। multiply by 12 48. plus 5 multiply 48 by 15, 6 multiply by 24। अब 24. पहली रो को तुमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दूसरी रो की बारी है। हाँ, हाँ. चलो दूसरी रो को मल्टीप्लाई करो 3 जल्दी जल्दी। multiplied by 12. 3 multiplied by 12. 6 3 multiplied by 15. 6 6 7 7। multiplied by 24. The 5 मुइज जल्दी। multiplied by 12. सही है। 5 multiplied 5 8, 8 multiplied by 8 15. 6. 6 एज इट इज सही रहेगा, है, ठीक सही है। है. लास्ट 6 4 5. 6 4 5. 6 4 5. 5। सिंप्लीफाई करो इसको जल्दी से। हर एक सन रखिएगा. 4 multiplied by 12 plus 5 multiplied by 15 plus 6 multiplied by 24. सर पहले वाले का आंसर है 267. पहले वाले का आंसर है. एक मिनट में चेक कर लो। 60 8 15 is 120, 6 24 is 144,
ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पहला क्या आंसर बताया? 267। सही आ रहा है। 267। दूसरा आंसर? 294 दूसरे वाले का। तीसरा आंसर? 294 है दूसरे वाले का। हाँ हाँ, तीसरा तीसरा। तीसरा कर रहा हूँ सर। सर 1 मिनट बस। मुझे चौथी वैल्यू बताओ, तुम चौथी वैल्यू करो सॉल्व। अच्छा 324 तीसरा वाला 324। 324। चलो चौथा वाला मुझ कर। तुम भी कर कर लो। लो भाई, कोई मसला थोड़ी है। मतलब कभी तो ऐसा हो कि थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आ जाओ, किसी क्वेश्चन का सही जवाब आ जाए। हाँ, तुम में से जिस दिन कोई अकेले क्लास ले ले, चाहे वो अब्दुल रहमान खान हो, चाहे वो लक्षान हाशमी हो, चाहे वो अब्दुल रहमान सोहेल हो, उस दिन सबके दिमाग बहुत उम्दा चल रहे होते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अकेले भी क्लासें ली नहीं है। लेकिन जहाँ ये 4-5 बंदे आकर बैठते हो, ऐसा लगता है जैसे पढ़ने का दिल ही नहीं। 252। 252। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हें वैल्यूज बता रहा है हर कंपोनेंट की इंडिविजुअली। क्या जनाब? कंपोनेंट P की कॉस्ट है 267, कंपोनेंट Q की कॉस्ट है 294, कंपोनेंट R की कॉस्ट है 324 और कंपोनेंट S की कॉस्ट है 252। अब पार्ट 2 में क्या पूछ रहा है? यूजिंग द रिजल्ट इन वन, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर। अब तुम्हारे पास हर कंपोनेंट की इंडिविजुअल प्राइस आ चुकी है, नंबर वन। अब तुम्हारे पास जो ऑर्डर मौजूद है 60, 80, 90 और 80 का, इसके साथ मल्टीप्लाई कर कर टोटल कॉस्ट मालूम करनी है। तो सबसे पहले तो चलो मैं ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ। ये वैल्यू तुम्हारे पास मौजूद है इस फॉर्म में। अब ये जो दूसरा मैट्रिक्स तुम्हारे पास बनेगा, दैट इज 60, 80, 90 और 80। अब्दुल रहमान सोहेल, मुझे ये बताओ कि ये कितने ऑर्डर का बनेगा। इस बात को जहन में रखना कि तुम्हारे पास जो पहला मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है उसमें एक कॉलम मौजूद है। समझा नहीं सर मैं। बेटा तुमने अभी क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 से एक वैल्यू निकाली 267, 294, 324 और 252, ठीक है? अब वो हाँ पार्ट 2 में तुमसे कह रहा है यूजिंग द रिजल्ट इन वन। वन में तुम्हारा जो भी रिजल्ट आया उसकी मदद से अच्छा। टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर निकालिए। अब ऑर्डर हमारे पास कितना था? कंपोनेंट पी के 60 थे, 18 कंपोनेंट क्यू 60 के 80 थे। 60 80 90 80। हाँ, मतलब हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। लेकिन हाँ मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने से पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जरूरी है, वरना ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। अभी तुमने जो हाँ। पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं? 3। 3 कॉलम है। हमें किसी भी एंगल से 3 तो नहीं है, तुम 4 कहते, मैं कहता चलो तुम रो और कॉलम में कंफ्यूज हो गए हो। हाँ 4 4 सर 4। वो 4 रोज हैं, हाँ एक कॉलम। एक कॉलम। दूसरे वाले तो का दूसरे वाले दूसरे का कह रहे हैं ना। दूसरे वाला तो अभी मैंने लिखा ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ दूसरे वाले में कितनी रोज होनी चाहिए? रोज होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। 4। क्यों भाई? बेटा अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वैल्यू को, अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने के हाँ लिए पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रोज बराबर होने चाहिए। अब पहले मैट्रिक्स में तो तुम्हारे पास एक ही कॉलम है, इसका मतलब दूसरे हाँ। वाले मैट्रिक्स में कितनी रोज होनी चाहिए? एक। एक। तो इसका मतलब यहाँ पर एक रो बनेगी, और वो एक रो कैसे बनेगी? 60, 60 80 80, 90 एक 90 और 80। 80। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो पूरे ऑर्डर की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। चलो भाई स्टार्ट करो। वापसी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट। सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा यार। चलो मोहित भाई मल्टीप्लाई कर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से। स्टार्ट करो। 267 मल्टीप्लाई बाय 60 बता रहा हूँ इससे मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और आसानी भी हो सकती है, लेकिन चलो अब तभी तो जैसे बहुत आने दो। बड़ा है। वो आसानी ऐसे तो हो बहुत जाएगी कि अगर तुम इस वाले ऑर्डर को, इस वाले मैट्रिक्स को पहले लिख दो, हाँ तो तुम्हारा काम एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। ये सॉल्व अभी भी हो सकता है, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स में अब 4 कॉलम है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 4 रोज हैं, तो ये मल्टीप्लाई अभी भी होगा। अब स्टार्ट करो इसको करना।
सर ये तो बहुत बड़ा आ रहा है पहला वाला 60 जाहिर बात मल्टीप्लाई है, बाय 2। बेटा टोटल कॉस्ट मालूम कर रहे हो ना, तो वैल्यू बड़ी आएगी। वो आ रही है 16,020 कोई मसला सोलह नहीं है, बीस सॉल्व करो उसको। इसकी 80 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 88,000 सब कुछ आएगी, 88,000 समथिंग आएगी इसकी वैल्यू, करो। 294। दूसरे वाले क्या आ रही? 23,520। एक सेकंड, 23,520 से। तीसरे वाले की है 90 मल्टीप्लाई बाय टोटल आंसर बता। 29,160। ठीक है, अब टोटल वैल्यू बता दो। 60 और की आखिरी वाले की है 80 मल्टीप्लाई बाय 252। 80 मल्टीप्लाई बाय 252 20,160। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सर आपने लिखा ही नहीं क्या? सॉल्व कर लो ना, अब इन सबको ऐड कर लो जो वैल्यूज तुम्हारे पास आई हैं। अरे यार, बेशन रुकेगा, निकाल रहा हूँ मैं सारा। इधर जा, कहाँ से निकाल दिया यार? कर रहा हूँ सर, रुकेगा। मुनीस तुम कर लो बेटा जल्दी से इसको। ये आंसर आ गया। हाँ भाई, हो गया सवाल सॉल्व। लक्षांक क्या आंसर आया बेटा तुम्हारा? जी जी सर, जी सर। क्या आंसर आया? का आंसर आया है 80। यार 88,860 आंसर आ गया इसका। बस अब इसको देख लेना, खुद सॉल्व कर लेना। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइम क्वेश्चन बचा है नंबर आपका? या 30। वो नहीं यार, ठीक तो टाइम बहुत कम है, 6 मिनट रह गए। लास्ट क्वेश्चन समझाना है मुझे, वो तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है Question सर, number ठीक। 13. A small catering firm provides three types of economy buffet lunch. एक केटरिंग कंपनी है, तीन तरह के इकोनॉमी बुफे लंच जो है वो ऑफर करती है। एक है मटन एंड फिश, एक है चिकन एंड फिश, और एक है मटन एंड चिकन। ठीक है, उसके बाद इनके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं कि जनाब मटन एंड फिश वाली डिश में 1.2 केजी मटन यूज होता है, उसमें चिकन बिल्कुल यूज नहीं होती। फिश 1.4 केजी यूज होती है, वेजिटेबल 2.6 केजी यूज होती है, राइस 5.2 केजी यूज होता है। मतलब आपके पास एक पूरा मैट्रिक्स तो एज इट इज मौजूद है, जिसको आप इजीली बना सकते हो इसी फॉर्म में। ये तुम्हारे पास पूरा एक मैट्रिक्स मौजूद है पहले से। उसके बाद वो तुमसे कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड अ मैट्रिक्स हुज एलिमेंट गिव द टोटल अमाउंट ऑफ मटन, चिकन, फिश, वेजिटेबल एंड राइस नीडेड। तुम्हें ये सारी की सारी आपकी चीजें आवाज समझ बतानी नहीं आ रही है। है। अच्छा बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में हम डिस्कस कर रहे हैं एक केटरिंग कंपनी की, और ये केटरिंग कंपनी हमें बता रही है तीन चीज़ें ऑफर कर रही है। एक डिश है हमारे पास मटन एंड फिश की, एक डिश है हमारे पास चिकन एंड फिश की, एक हमारे पास जो डिश है वो मटन एंड चिकन की है। मतलब तीन तरह की डिशेस वो ऑफर कर रही है। अब उसमें डिफरेंट क्वांटिटीज भी हैं, उसमें मटन की कोई ना कोई क्वांटिटी है, फिश की कोई ना कोई क्वांटिटी है, आपकी वेजिटेबल आवाज की। सही समझ नहीं आ रही है, अब तक क्या आ बेटा रही है? बाकी सबको आ रही है, तुम्हारे नेटवर्क के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और उसमें वेजिटेबल की भी कोई ना कोई हो सकता है। क्वांटिटी होगी, और
और उसमें राइस की भी कोई ना कोई क्वांटिटी मौजूद है। तुमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है और तुमने टोटल वैल्यू बतानी है, टोटल अमाउंट बतानी है किसकी, मटन की, चिकन की, फिश की, वेजिटेबल की और राइस की। मतलब तुमने इन पांचों चीजों की वैल्यू बतानी है किस, अगर तुमसे कहा जाए कि 280 सेट्स ऑफ मटन एंड फिश ऑर्डर हुए, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि मटन एंड फिश के 280 सेट्स बना लीजिए, इसी तरीके से चिकन एंड फिश के 320 सेट्स बना लीजिए और मटन एंड चिकन के 360 सेट्स बना लीजिए। मतलब आप लोगों ने ये तीन चीजें मालूम करनी है। अब मुझे ये बताओ कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस वक्त पॉसिबल है। पहला मैट्रिक्स तो तुम्हारे पास बना हुआ है जिसका ऑर्डर है 3/5, मतलब इसमें 3 रोज हैं और 5 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स तुम्हारे पास कैसा बनेगा, एक वैल्यू है 280, एक वैल्यू है 320 और एक वैल्यू है 360। अब अगर तुम इस मैट्रिक्स को लेट से इस तरीके से बना लेते हो, इस फॉर्म में बना लेते हो, पहली वैल्यू तुम्हारे पास हो गई 280 के बराबर, दूसरी वैल्यू तुम्हारे पास हो गई 320 के बराबर और तीसरी वैल्यू तुम्हारे पास हो गई 360 के बराबर। और इस वाले मैट्रिक्स को तुम बाद में लिखते हो क्या, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं मुझे? क्योंकि जो पहला मैट्रिक्स मौजूद है जो कि टेबल के अंदर बना हुआ है, इसमें 5 कॉलम है, जबकि जो मैट्रिक्स हमने अभी बनाया है इसमें तो सिर्फ एक ही रो मौजूद है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं इस मैट्रिक्स को पहले लिख दूं और इस फॉर्म में लिख दूं कि 280 दूसरी वैल्यू है 320 और आखिरी वैल्यू है 360, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं 280, 320 और 360, क्या अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये बता दो मुझे। क्योंकि अब जो हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है इसमें 3 कॉलम मौजूद हैं और जो मैट्रिक्स ये वाला बना हुआ है जो कि टेबल के अंदर मौजूद है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज मौजूद हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकते? लक्षान अब्दुल रहमान लक्षान अब्दुल रहमान मुइज, बेटा अनम्यूट कर लीजिए तीनों अपने माइक। जी 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 सर। कहाँ गायब हो जाते हो यार तुम लोग आपस में थोड़ी थोड़ी देर अरे बाद? मेरा, मैं समझ रहा हूँ मेरा माइक खुला हुआ, मैं जी जी कर रहा हूँ, माइक ही नहीं बंद, मेरा माइक ही बंद है। खैर अब बताओ ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? माशाल्लाह यार बड़ी तेज लक्षान के अब्बू से। खैर उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब बताओ मुइज का ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्योंकि हमारे पास पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम है, दूसरे मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। क्या कहते हो, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं? घर पे बिल्कुल भी पढ़ता हूँ सर। यार, तो इतना बेसिक तुम्हें नहीं पता यार इन दोनों मैं का सही फर्क? अब्दुल मोइन। हाँ भाई मुइज, अगर हमारे पास पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो ही हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो तुम लोगों ने इस तरीके से कर लेना है। दूसरी चीज, द कॉस्ट ऑफ 1 kg मटन, चिकन, फिश, वेजिटेबल एंड राइस आर 12.50, 5 मतलब तुम्हारे पास प्राइसेस मौजूद है और तुम्हारे पास पार्ट 1 में जो आंसर आएगा उसको तुम इस वैल्यू से इस तरीके से मल्टीप्लाई कराओगे कि तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट बी में किया था ना, वैल्यूज को अरेंज किया था अकॉर्डिंगली, वैसे ही तुमने क्वेश्चन नंबर 13 में भी वैल्यूज को अरेंज करना है। कर लोगे इसको खुद से सॉल्व? वैसे तो मुझे पता है तुम नहीं करोगे, तुमने अभी काम भी शुरू नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी पूछने में क्या अर्ज है। हाँ मोइज बताओ। जी सर इंशाल्लाह। बेटा तुमने थर्सडे तक का टाइम मांगा था, आज ट्यूसडे है, ठीक है, थर्सडे को काम मिल जाए। इंशाल्लाह। चलो खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।